सत्र में कक्षा 9 के विज्ञान के प्रथम अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में। हमने पहले भी पूर्व में बात की थी। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मोस्टली हम अध्ययन 3 का कर रहे हैं। 2 का भी करेंगे और प्लाज्मा और बीईसी उनका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रथमतः इन 3 का हमने अध्ययन किया और इनके बारे में जाना। और देखिए अब चित्र के द्वारा आपको मैं समझा रहा हूँ। ठोस, एक प्लेट के अंदर नमक है और उसको दिखाया गया है कि नमक के कण किस प्रकार पास पास हैं। यानी ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, यानी इनमें आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल होता और आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर आया द्रव, जिसमें घुले हुए द्रव के कणों को दिखाया गया है। द्रव के कण देखिए थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, दूर दूर इनमें कुछ कम आकर्षण बल होता है। तीसरा गैस, गैस एक गुब्बारे में भरी हुई है। देखिए इसके कण बहुत दूर दूर हैं, यानी इनमें प्रबल आकर्षण बल बहुत कम होता है, अतः इसकी संपीड़ितता भी सबसे ज्यादा होती है। कल हम बात कर रहे थे ना संपीड़ितता की। संपीड़ितता का मतलब किसी वस्तु को दबाना। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि गैस के सिलेंडर में गैस को दबाकर काफी मात्रा में भरा जा सकता है। और कल हमने 2 शब्दों पर, आप दोबारा गौर कीजिएगा उन 2 शब्दों के बारे में। एक था एलपीजी, एक था सीएनजी। एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हो या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हो। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये इसका हिंदी अर्थ है। और इंग्लिश में बोले कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमने कल पढ़े थे 2। ये वाहनों में ईंधन के रूप में काम आती है तो दोनों ही ईंधन, ये भी ईंधन है। ये ईंधन है भोजन बनाने का और ये ईंधन है वाहनों का। इस प्रकार कल हमने यहां तक पढ़ा था। अब उससे आगे आज चर्चा करते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण संभव है? बिल्कुल। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण संभव है। देखिए 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस सीधे द्रव में बदल सकता है, ठोस सीधे गैस में बदल सकता है और द्रव गैस में। ये क्रियाएं क्या होती है? उत्क्रमणीय क्रियाएं होती है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे में चलती रहती है। तो कैसे करते हैं चर्चा इस पे। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई भी ठोस है, उसका तापमान बढ़ाएंगे, उसको गर्म करेंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। कण तेजी से कंपन करने लगते हैं और उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती है। अब कंपन करेंगे तो उनके बीच के आकर्षण बल क्या होंगे? कमजोर होने लगेंगे और जो ऊर्जा मिल रही है वो उनके कणों को पार कर लेगी और इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। इसे कण गति करने लगते हैं। और फिर क्या होता है? एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो गौर कीजिएगा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे घी है। घी ठोस रूप में जमा हुआ है, हमने उसको किसी भगोने में डाला और गर्म किया, धीरे धीरे वो पिघलना शुरू होता है। अर्थात जो बात इसमें कही गई है कि उसके कणों के अंदर आकर्षण बल कम होने लगता है और जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो उनके बीच में प्रवेश कर जाती है और उनको तोड़ने लगती है। और वो किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में। तो यहाँ पे एक परिभाषा है गलनांक, इसको आप गौर से पढ़िएगा। गलनांक क्या है? वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? इसका गलनांक कहलाता है।
गलनांक में जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने गर्मी में छोड़ा, धीरे धीरे उसके अणु पिघलने लगेंगे और वह पिघलकर जल में बदल जाएगा। तो बर्फ़ का गलनांक लगभग 4 डिग्री होता है। 4 डिग्री में बर्फ़ पिघल जाती है। तो इस प्रकार गलनांक वह न्यूनतम तापमान है जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसका गलनांक कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है, हमें दिखाया गया है एक लोहे के स्टैंड पर और एक बीकर लगा हुआ जिसमें बर्फ़ रखी हुई है। मैं बर्फ़ का ही उदाहरण कर रहा था ना, और उसमें थर्मामीटर भी लगाया हुआ है। बर्नर है, जलाया, गर्म किया। अब बर्फ़ के टुकड़े गर्म करने पर जिस ताप पर बर्फ़ पूरी बर्फ़ पानी बन गई, थर्मामीटर से हमने वह पारा नोट कर लिया कि क्या तापमान प्राप्त हुआ, और वही तापमान इसका बर्फ़ का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। इसको हमने एक चित्र के द्वारा समझा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ये बहुत बढ़िया बात है, इसको गौर कीजिएगा कि किसी भी वस्तु का गलनांक, कोई भी ठोस है, उसका गलनांक क्या दिखाता है कि उसके कणों के मध्य के आकर्षण बल को दिखाता है। उनके कणों के मध्य आकर्षण बल कितना है। अगर आकर्षण बहुत ज्यादा है, आकर्षण बल, तो उसको पिघलने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा, और अगर आकर्षण बल कम है तो वो जल्दी पिघल जाएगी। जैसे जल है तो उनमें आकर्षण बल, बर्फ है तो उसमें आकर्षण बल कम होगा, जल्दी पिघल जाएगी। और वही लोहा आप देखते होंगे, लोहार के पास में उसको बहुत तेज गर्मी में पकाते हैं, फिर उसको पीटते हैं, बहुत टाइम लगता है पिघलने में। बर्फ का गलनांक 273.1515 केल्विन है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। ताप के पैमाने अलग अलग हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। यहाँ केल्विन पैमाना 273.15 केल्विन है। केल्विन एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे ये पैमाना दिया गया। फ़ारेनहाइट भी एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे एक पैमाना दिया गया। और डिग्री सेल्सियस एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर सेंटीग्रेड पैमाना दिया गया। हम इन पैमानों को बोलने में भी गड़बड़ करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। हमें कई बार सुना होगा, हमारे घर में किसी को बुखार होता है तो कहते हैं 102 डिग्री बुखार हो गया। वो 102 डिग्री नहीं होता है, वो 102 फ़ारेनहाइट होता है। 102 डिग्री तो बहुत होता है। क्यों? 100 डिग्री पे तो पानी उबलने लगता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लगभग 37 डिग्री, 36.9 के आसपास होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें तो 98.4, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 102 का मतलब लगभग 39 डिग्री, 38-39 डिग्री के करीब होता है, जितने में हमारा शरीर बहुत भयंकर बुरी तरह तपने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब सोचिए, जब 37 से 39 हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती तो 102 पर क्या स्थिति होगी। तो हम उसका गलत उच्चारण करते हैं। उसका हमें यही प्लेटफॉर्म है जहां हम सीखते हैं, हमारी गलतियों को सुधार करने का मौका मिलता है। तो हमें उस चीज़ को जानना है। तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। अब यहाँ देखो, एक शब्द आ गया, संगलन। यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। सहगलन, कोई भी पदार्थ है वो ठोस से द्रव अवस्था में बदल रहा है, ये गलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? संगलन क्रिया। और किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। कोई ठोस गल रहा है, अगर उसका 0 डिग्री टेम्परेचर है तो वो 0 ही बना रहेगा। तो फिर नीचे से जो गर्मी मिल रही है उसको, मान लीजिए अभी हमने एक चित्र देखा था, उसमें नीचे से हीटिंग मिल रही है, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रहेगा पानी का टेम्परेचर अगर ठोस से बर्फ में। फिर वो नीचे से जो गर्मी दी वो कहाँ चली गई, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसे गुप्त उष्मा कहते हैं, सुप्त उष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। अब ये आ गया प्रसुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। क्या है गुप्त उष्मा? एक वायुमंडलीय दाब पर
वायुमंडलीय दाब को एटम से दिखाते हैं, एटीएम। एटम का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर मास। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात 0 डिग्री, यानी देखो 0 डिग्री किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है। यहाँ क्लियर किया गया है 0 डिग्री किसके बराबर है? 273 केल्विन। हमने बर्फ का गलनांक बताया था जो 273.15 केल्विन। इन्हीं पॉइंटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर है। पर जल के कणों की ऊर्जा उस तापमान में बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है किसके? जल के कणों की ऊर्जा 273 पर। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा उन्होंने ग्रहण की है किससे? उस नीचे जो बर्नर जल रहा है उससे। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे आपने देखा दूध उबालते हैं हम घर में, पानी उबालते हैं तो देखते हैं उबलने लगता है, उसमें उफान आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपस में कण क्या होते हैं? आकर्षण बल को तोड़कर उबलने लगते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है, भाप बनने लगती है। आपने देखा होगा उसके ऊपर प्लेट रखें तो उसमें नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है इससे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, वह अंक, क्वथनांक। क्वथन का मतलब उबलना। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। वह न्यूनतम दाब जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। समष्टि का मतलब हर द्रव में पाया जाता है यह गुण। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। और जल के लिए देखिए, जल के लिए तापमान 373 केल्विन यानी 100 डिग्री होता है। मैंने पहले भी बताया था जल कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री पर। 273 + 100 यानी 373 केल्विन। तो जो भी जल है उसकी क्वथनांक क्या हो गया? 100 डिग्री। इस प्रकार आज हमने प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में जाना, कणों के आकर्षण बल के बारे में जाना और अवस्था परिवर्तन के बारे में जाना। इसकी अवस्था परिवर्तन की और अन्य को कल जानेंगे, अगले सत्र में जानेंगे।